गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवरी की थी और ऑलमोस्ट सेम सेटअप डिज़ाइन किया था जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स में देखा। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में डाल्टन ने जैसा किया था बेसिकली वैसा ही गोल्डस्टीन ने भी किया। उन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें एक फिल्टर भी लगाया था और उसके बाद जो पार्टिकल्स मूव हुए किसमें, जो हमने इससे पहले रेज ढूंढी थी, कौन सी रेज ढूंढी थी, कैथोड रेज ढूंढी थी, तो वो एनोड रेज यहाँ डिस्कवरी हुई उनको कैनाल रेज भी कहा गया। तो जरा देखते हैं उसको किस तरीके से डिस्कशन उन्होंने जो सेटअप किया था और किस तरीके से उन्होंने उसको डिस्कवर किया। ये सेटअप था जैसा कि पहले सेटअप था, वही डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है। हाई वोल्टेज लगाया है, अंदर का एनवायरनमेंट इनर्ट लिया है। ये आपका एनोड है और जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, ठीक है। यहाँ से कुछ रेज निकली जो कैथोड की तरफ बढ़ी और उसे क्रॉस करती हुई पीछे निकल गई। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और ब्लू कलर के जो आपको दिख रही हैं रेज, वो कौन सी रेज हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं जिनको प्रोटॉन्स का नाम बाद में दिया गया। कैनाल रेज मस्ट बी पॉजिटिव। गोल्डस्टीन postulated the existence of a positive fundamental particle called the proton. गोल्डस्टीन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इसका जो मोटिव था वो एक्चुअली न्यूट्रल, जो आपका एटम था उसको एज अ होल न्यूट्रल दिखाना था। थॉमसन ने भी अपने मॉडल में यही बात की, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब दोनों तरह के जो चार्जेस थे वो इक्वल प्रेजेंट है और एटम एज अ होल न्यूट्रल था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं कैनाल रेज के डिस्कवरी। तो कैनाल रेज के डिस्कवरी इस तरीके से की गई। ये सेटअप ड्रॉ किया गया, सेटअप लगाया गया। ड्रॉ तो आपको करना है अपनी कॉपी में। और इस सेटअप्स को लगाकर जो रेज निकली उनको हमने कैनाल रेज का नाम दिया। आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक ने की थी और ये जो डिस्कवरी चैडविक ने की थी ये बेसिकली आई थिंक 1963 में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है और 1932 में डिस्कवरी हुई थी, चैडविक ने की थी। और ये जो डिस्कवरी है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत बाद में हुई है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है नेचर में, कोई चार्ज नहीं है, तो एज अ होल न्यूट्रल आ रहा था, लेकिन आप एटम का मास नहीं बैलेंस कर पा रहे थे। क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें आपने डिस्कवरी ऑफ उसको न्यूक्लियस के बारे में क्रेडिट दिया जाता है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुई। वो जो न्यूक्लियस था वो जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था तो उसका जो मास था वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स का मास, एक न्यूट्रॉन का मास निकाला गया और उसके बाद फिर ये फाइंड आउट किया गया कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं एक एटम में। तब जाकर सेटिस्फाई हुए लोग, तब जाकर सेटिस्फेक्शन मिला कि जो एटॉमिक मास और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो एक एटम का तब वेरीफाई हुआ। हमने कहा कि यस नाउ इट वेरीफाइड। तो वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बाद ही हुआ क्या था, इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने बहुत लाइट वेट के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, हाइड्रोजन लिया, बोरोन लिया, कार्बन लिया और उनको, जैसे आपने दो प्रोसेस पढ़े होंगे, आपने एक तो पढ़ा है फिजन, एक पढ़ा है फ्यूजन, जो कि एटम की न्यूक्लियाई के होते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट मतलब अपनी लैब में लगाया और उसको प्रोसीड कराया, तो वहाँ से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो स्मॉल फिजन के दौरान या फ्यूजन के दौरान जो बड़ी एटॉमिक न्यूक्लियाई बन रही हैं, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बताया। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद
बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी वो दूर भी हो गई। मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपको पता है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल, आप इस बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम किसी एटम का मास निकालते हैं तो हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास का सम, मतलब आपका जो एटॉमिक मास होता है वो इन दोनों का सम होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और इसीलिए हम कहते हैं मेटल जो एटम जो होता है वो एज अ होल क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सो न्यूट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से न्यूक्लियस में है, ठीक है, प्रोटॉन के साथ साथ। आप देख पा रहे होंगे जो येलो कलर की बॉल्स हैं दे आर प्रोटॉन्स, और जो ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं दे आर न्यूट्रॉन्स। अब हम रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि उन्होंने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया था। मैं एक बार दोबारा से आपको वही डायग्राम दिखाती हूँ, उसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द अरेंजमेंट। ये गोल्ड फॉयल उन्होंने ली थी। गोल्ड फॉयल क्यों ली थी आप लोग जानते हैं। गोल्ड फॉयल इसलिए ली थी क्योंकि वो हाईली मैलिएबल है और बहुत पतली शीट हम ऐसे ही किसी बहुत हाई मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी वाले मेटल की बना सकते थे। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल्स बहुत 1% से भी कम पार्टिकल्स बैक हुए 180 डिग्री पे। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक हुए कुछ एंगल्स पे। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से 3 ही रिजल्ट्स निकाले गए जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं। एक रिजल्ट ये निकाला गया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट। पहला ये था क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो कहाँ चले गए थे, सीधे चले गए थे। दूसरा ये जो बाउंस बैक होकर आए थे 180 डिग्री पर कि देयर इज हार्ड मास इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के बीच में कोई हार्ड मास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो बाउंस बैक होते हैं। और कुछ पार्टिकल्स जो कुछ एंगल्स पर मूव करें, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की बात कही कि जो न्यूक्लियस है, जो हार्ड मास है सेंटर में, उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, और इन 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन्स निकाले गए। वो मैंने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स आपके साथ तीनों डिस्कस कर लिए हैं। अब दोबारा अपनी पुरानी स्लाइड पर चलते हैं। In 1908, the English physicist Ernest Rutherford was hard at work on an experiment that seemed to have little to do with the unraveling the mysteries of the atomic structure. And you know, आपको पता है वो क्या था। Rutherford experiment involving firing a stream of tiny positively charged alpha particles to a thin sheet of gold foil. Okay, the expected result was that the alpha particles would be deflected by subatomic particles in gold atoms. Since alpha particles were much heavier than protons, he did not expect to see large deflections. इसने बहुत large deflections नहीं देखे, लेकिन मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस जो बताई हैं वो तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही हम 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। किसका रिजल्ट फाइंड आउट किए? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। अभी मैं आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहती हूँ जिससे आपकी जो मेमोरी है वो रिकैप्चुलेट कर लेगी। आप जरा इस डायग्राम को देखिए। अगर आपको 9th क्लास की बुक का रदरफोर्ड का मॉडल याद हो, ये डायग्राम वहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कितने सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्टिकल्स और एक 9 पार्टिकल्स में से 6 पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए हैं। और पहले ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन था कि एटम का मैक्सिमम जो स्पेस है वो खाली होता है। दूसरे ये टर्न बैक हुए, कुछ 180 डिग्री पर भी वापस गए, उनसे न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में बताया गया। और ये जो कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया। सो दिस इज द बेसिक ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्वेश्चन था साइंटिस्ट का कि जब कोई भी चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और एट लास्ट उसको एक दिन डेब्रिस बन के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, स्टेबिलिटी का
नहीं बता पाए थे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बोर ने दिया है अपने एटॉमिक मॉडल में। बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव भी करते रहते हैं और वो कभी भी लॉस नहीं होता उनकी एनर्जी का, और वो कभी भी एज अ डेब्रिस बनकर न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं, उनको हम कहते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, रदरफोर्ड्स एटम। ये रदरफोर्ड्स एटम का जो है हमारा रिजल्ट था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बुलेट्स पास राइट थ्रू द गोल्ड एटम्स इन द शीट ऑफ गोल्ड फॉयल विदाउट चेंजिंग कोर्स एट ऑल, खाली स्पेस था। सम ऑफ द पॉजिटिवली charged bullets, however, did bounce away from the gold sheets as they have hit something solid. He knew the positive charge repel positive charge, and that leads to the discovery of what? किसके डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस के डिस्कवरी हुई थी। So students, अब आप इसको देखिए जरा, यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रदरफोर्ड मॉडल तक। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।